नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड एक्सप्रेस। आपके साथ मैं दीपिका सिंह और बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं हम पिथौरागढ़ की, जहां एक महिला की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि महिला इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में थी। महिला 22 मई को हल्द्वानी से लौटी थी, जिसे पिथौरागढ़ के होकरा स्कूल में क्वारंटीन किया गया था। हालांकि मौत की वजह फिलहाल साफ नहीं हो पाई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, पिथौरागढ़ में एक महिला की मौत हुई है। महिला इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में एडमिट थी, उसका इलाज चल रहा था और 22 मई को हल्द्वानी से महिला लौटी थी। पिथौरागढ़ के होकरा स्कूल में इसको क्वारंटीन किया गया था। हालांकि अभी भी वजह साफ नहीं हो पाई है कि आखिरकार इस महिला की मौत कैसे हुई है। हालांकि आज ही ये बड़ी खबर आई है कि लगातार उत्तराखंड में कोरोना के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है और इसी बीच बड़ी खबर ये इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में महिला की मौत हुई है। और पौड़ी से बड़ी खबर है, जहां क्वारंटीन के दौरान अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। 16 मई को रिखड़ी खाल में 77 वर्षीय महिला की मौत हुई है। रेबा गांव में दिल्ली से लौटी महिला थी, उसकी मौत हुई है। 18 मई को बोरी खाल में 37 वर्षीय व्यक्ति की मौत हुई। इधर नोएडा से लौटकर बिरगड़ा गांव में हुई उसकी मौत। 22 मई को 49 वर्षीय व्यक्ति की होम क्वारंटीन में मौत हो गई। गाजियाबाद से लौटकर पाबो में स्थित पीपली गांव में मौत हुई है। नैनीताल जिले में कोरोना के बढ़ते मामले सामने आने लगे हैं और साथ ही यहां क्वारंटीन सेंटर्स की बदहाल तस्वीर भी अब दिख रही है। एक बच्ची की जान पर भारी पड़ रही है। आज जिले के बेताल घाट में 4 साल की बच्ची की क्वारंटीन सेंटर में सांप के काटने से मौत हो गई है। जी हां, बच्ची के पिता महेंद्र सिंह का दिल्ली में इलाज चल रहा था और लॉकडाउन में वे फंसे थे। जब गांव पहुंचे तो गांव के जो लोगों ने कोरोना के भय से इन परिवारों को स्कूल में ही क्वारंटीन कर दिया। और आज सुबह जब इसके माता पिता स्कूल के बाहर थे, इसी दौरान बच्ची को सांप ने काट लिया। तो इस परिवार को स्कूल में क्वारंटीन किया गया था, जहां एक छोटी बच्ची को सांप ने काटा और उसके चलते इस बच्ची की मौत हुई। और देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है, जहां देहरादून के प्राइवेट स्कूलों को किया गया है क्वारंटीन सेंटर में तब्दील। जी हां, देहरादून के 61 स्कूलों को क्वारंटाइन सेंटर के तौर पर इस्तेमाल करना होगा, ये बात कही गई है। इससे पहले आपको बता दें कि सिर्फ सरकारी स्कूलों को ही क्वारंटीन सेंटर में तब्दील किया गया था, लेकिन अब शिक्षा विभाग से मांगी गई है जो लिस्ट है स्कूलों की, और प्राइवेट स्कूलों में शिफ्ट किए जा रहे हैं प्रवासी जो मजदूर हैं वो। आपको बता दें कि बढ़ते मरीजों को देखते हुए अब प्राइवेट स्कूल में होगा इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन। तो इससे पहले जो क्वारंटीन सेंटर्स थे वो खाली सरकारी जो स्कूल्स थे उन्हीं को क्वारंटीन किया गया था, लेकिन अब प्राइवेट स्कूल्स भी होंगे क्वारंटीन। और तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता भारती सकलानी इस पूरी खबर पर। भारतीय, अब प्राइवेट स्कूल भी क्वारंटीन किए जाएंगे, ये बात अब सामने आ गई है। फिलहाल जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके जो ऑनर्स हैं उनका क्या कुछ कहना है इस बारे में? इस तरह का फैसला ले लिया गया, लेकिन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत ये प्रावधान है कि यहाँ पर परमिशन नहीं ली जाती है। जो प्रशासन को लगता है, प्रशासन अपने हिसाब से यहाँ पर फैसला लेता है। और इसी कड़ी में प्रशासन की तरफ से ये फैसला यहाँ पर लिया गया है कि 61 प्राइवेट स्कूल्स को क्वारंटीन सेंटर में तब्दील किया जा रहा है। दीपिका, देखिए जिस तरीके से पेशेंट बढ़ रहे हैं, उसके बाद क्वारंटीन सेंटर्स की भी जरूरत यहाँ पर लगातार महसूस की जा रही थी कि उन्हें बढ़ाया जाए। और इसी कड़ी में इन प्राइवेट स्कूल जो कि शिक्षा विभाग की तरफ से लिस्ट मांगी गई, उससे 61 स्कूल के नाम दिए गए। ये वो स्कूल्स हैं जहाँ पर फैसिलिटीज है, हॉस्टल्स है जिन स्कूल्स में, उन स्कूलों को यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन सेंटर के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। और देर शाम तक ये भी कहा जा रहा है कि कुछ स्कूलों में शिफ्ट भी कर दिए जाएंगे। जो प्रवासी अन्य राज्यों से आ रहे हैं उन्हें उन स्कूल में शिफ्ट भी कर दिया जाएगा। लेकिन आपत्ति यहाँ पर इस बात को लेकर प्राइवेट स्कूल संचालक जता रहे हैं। उनका ये कहना है कि ऑलरेडी वहाँ पर स्टाफ रहता है, स्कूल चल रहे हैं, स्कूल इन द सेंस कि वहाँ पर एडमिशन का प्रोसेस चल रहा है। तो ये सब काम स्कूल में
किए जा रहे हैं। प्रिंसिपल वहां पर बैठते हैं, मैनेजमेंट। चलिए भारती, कह सकते हैं कि जो स्कूल वाले हैं उनका अपना एक अलग तर्क है। यहाँ पर सरकार साफ तौर पे कह रही है कि अब चूंकि प्रवासी मजदूर जो हैं वो लगातार अब अपने प्रदेशों की ओर लौट रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उनको क्वारंटीन करना होगा और इसके लिए 61 स्कूलों को भी चिन्हित किया गया है। लेकिन यहाँ पर आपत्ति जरूर दर्ज कराई जा रही है। बहुत शुक्रिया भारती तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तराखंड में प्रवासियों के आने का सिलसिला बदस्तूर जारी है और कोरोना का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में अब सरकार ने प्रवासियों के एंट्री पॉइंट पर ही क्वारंटीन करने का फैसला लिया है। प्रोटोकॉल मंत्री आपको बता दें कि मंत्री का कहना है कि पहले 7 दिन प्रवासियों को एंट्री पॉइंट पर ही क्वारंटीन किया जाएगा, फिर उन्हें उनके जिलों में 7 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। तो सभी जिलाधिकारियों को कल से ये दिक्कतें आ रही थी कि भाई वहाँ कैसे किया जाए। तो अब एक रास्ता निकाला गया है कि जो कोटद्वार में है तो उनको कोटद्वार में रखा जाए, जो हरिद्वार क्षेत्र से आ रहे हैं तो उनको हरिद्वार में रखने की बात है, जो देहरादून क्षेत्र से आ रहे हैं उनको देहरादून में रख रहे हैं, जो उधम सिंह नगर से जा रहे हैं तो 7-7 दिन उनको पहले वहाँ रखने की बात है। अब हुई मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार जिलों में जाकर कोरोना से निपटने के लिए हो रहे इंतजामों की समीक्षा कर रहे हैं। सोमवार को सीएम ने हल्द्वानी में, नैनीताल और रुद्रपुर में उधम सिंह नगर जिले के अधिकारियों से हालात पर रिपोर्ट ली और इस दौरान सीएम ने सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। साथ ही सीएम ने कहा है कि प्रदेश में प्रवासियों के कारण ही कोरोना के आंकड़े बढ़े हैं, लेकिन परेशानियों में फंसे प्रवासियों को लाना भी अब जरूरी था। महामारी का अभी आप समझिए कि पहला चरण है और इसमें बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है। जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको और सावधानी की ज़रूरत है। जो किसी तरह की बीमारी से ग्रसित हैं उनको हर उम्र वाले को बचने की ज़रूरत है। बच्चों को बचाने की ज़रूरत है। जो गर्भवती माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, उनको बचाने की ज़रूरत है। सावधानी बरतें, घबराएं नहीं, सावधानी बरतें। सावधानी से हम इसका मुकाबला बड़ी आसानी से कर सकते हैं और 0 बजट में कर सकते हैं। प्रवासियों के लगातार प्रदेश में आने और कोरोना के बढ़ने के मामलों को लेकर अब प्रशासन ने क्वारंटीन सेंटर्स बढ़ा रहे हैं। ऋषिकेश में भी टिहरी के डीएम मंगेश घड़ियाल ने मुनि की रेती में आश्रम, होटल संचालक और धर्मशाला संचालकों के साथ बैठक की, उनसे सहयोग की मांग की। डीएम ने बताया कि यहां 5000 लोगों के क्वारंटीन करने की सुविधा बनाई जाएगी। और सबसे बेस्ट जो इस संक्रमण से बचने का तरीका है कि उनको सेपरेट रखा जाए, अलग रूम्स में रखा जाए, बाथरूम अलग हो, टॉयलेट अलग हो। तो इस वजह से आज हमने सभी होटल संचालकों से और आश्रम संचालकों से वार्ता की है और सबके द्वारा एक पॉजिटिव आश्वासन दिया गया है कि अगर प्रशासन जो नॉर्म्स हैं उनको फॉलो करते हैं, चाहे सैनिटाइजेशन से लेकर के खाना सर्व करने से लेकर, तो निश्चित रूप से वो सभी हमको सहयोग करेंगे। उत्तराखंड में प्राइवेट डॉक्टर अब इलाज और ऑपरेशन को लेकर एहतियात बरत रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि अब इलाज और ऑपरेशन में पूरी सतर्कता बरती जा रही है। हालांकि कोरोना टेस्ट को लेकर डॉक्टर्स की राय अलग अलग है। डॉक्टर संजय गोयल का कहना है कि इमरजेंसी ऑपरेशन किए जा रहे हैं क्योंकि कोरोना रिपोर्ट आने में वक्त लगता है, और वहीं डॉक्टर के.एस. जोशी का कहना है कि इमरजेंसी ऑपरेशन या कोई एक्सीडेंटल केस इलाज के साथ साथ तुरंत सैंपल भी लिया जाना चाहिए, क्योंकि इसे पूरा करने में केस भी लगातार सामने आते जा रहे हैं, जहां एक्सीडेंटल पेशेंट्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद कई लोग पॉजिटिव निकले हैं। तो फिलहाल सबकी अलग अलग राय देखी जा रही है यहाँ पे डॉक्टर्स की। केसेस हैं तो आपको हाई रिस्क लेके जो भी जिसके अस्पताल में कुछ फैसिलिटीज़ इस तरीके की हैं कि वो अपने स्टाफ का और पेशेंट्स का और अपना प्रोटेक्शन लेके, कंप्लीट पीपी लेके उनको ट्रीट कर सकता है तो वो ट्रीट कर रहा है। अब एक्सीडेंट का केस है या कोई ऐसा अचानक आपके पास सांस फूलने वाला मरीज आ गया या सूप बेटी का, तो हम यही है वो कहेंगे कि उनका कोविड का सैंपल जरूर ले लिया जाए इमरजेंसी में, क्योंकि आप हैंडल कर रहे हैं, आपको नहीं पता कि ये पॉजिटिव भी निकल सकता है। प्रदेश में लॉकडाउन उल्लंघन पर भी लगातार कार्रवाई जारी है और आज उत्तराखंड में 38 केस दर्ज हुए हैं। वहीं अभी तक प्रदेश में 3300 से ज्यादा केस दर्ज हुए हैं और 21,000 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। वहीं इस एक्शन से पुलिस को 2.5 करोड़ की कमाई भी हुई। तो 21,000 से ज्यादा अरेस्ट हुए हैं। एक्शन से पुलिस की
2.5 करोड़ की कमाई हुई है। लॉकडाउन तोड़ा तो एक्शन में पुलिस नजर आई और इसके साथ ही 38 केस सोमवार को ही दर्ज हुए, यानी कि आज के दिन की बात कर ली जाए तो 38 केस दर्ज हुए हैं आज ही। और कुल मिलाकर देखा जाए तो 3,300 से ज्यादा केस दर्ज हो चुके हैं, वहीं 21,000 से ज्यादा अरेस्ट हुए हैं। उधम सिंह नगर सिपाही को भेजा गया है जेल। जी हां, कोर्ट ने आपको बता दें कि न्यायिक हिरासत में आरोपी सिपाही को जेल भेज दिया है और सिपाही पर महिला से रेप करने का आरोप है। महिला से रेप करने की कोशिश इस सिपाही ने की थी और पूरा वाक्य आपको बता दें कि क्वारंटीन सेंटर का था, जहां क्वारंटीन सेंटर में महिला से इस सिपाही ने रेप करने की कोशिश की। डीजी लॉ एंड ऑर्डर के निर्देश पर सिपाही को बर्खास्त किया गया है। शनिवार को किच्छा क्वारंटीन सेंटर में इस सिपाही ने इस महिला से रेप की कोशिश की थी। हालांकि जो दूसरा सिपाही था उसने इस सिपाही की मदद की थी, उसको भी सस्पेंड किया गया है। अगली खबर पौड़ी से है, जहां शहर के बीचों बीच बने अवैध ट्रंचिंग ग्राउंड में आग लगी है। बताया जा रहा है कि पालिका पहले कूड़ा डाल रहा और फिर उससे आग के हवाले कर दिया जा रहा था। आपको बता दें कि कुछ किलोमीटर दूर यह गदेरा श्रीनगर के पास अलकनंदा में मिलता है। फिलहाल तस्वीरें आप देखिए, कूड़े में आग लगाने का आरोप लगा और इस बीच नगर पालिका किस तरीके से गंभीर नजर आई। बात टिहरी जिले की करते हैं। टिहरी जिले में फायर सीजन को लेकर वन विभाग के दावे हवाई साबित हो रहे हैं और जंगलों में आग की घटनाओं की सूचना के बावजूद वन विभाग लगातार लापरवाह बना हुआ है। तिवाड़ गांव की ऊंची पहाड़ियों में आग लगने से लाखों की वन संपदा जलकर खाक हो रही है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और इसके बाद स्थानीय लोग द्वारा वन विभाग को सूचना कई दफा भी दी गई, लेकिन वन विभाग का कोई अधिकारी कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा। अब बड़ी खबर हरिद्वार से आ रही है, जहां 1 किलो स्मैक के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एसटीएफ ने हरिद्वार से 2 लोग स्मैक के साथ गिरफ्तार किए हैं। बरेली से लेकर आए थे तमाम तस्कर और देहरादून में छात्रों को स्मैक सप्लाई करते थे। तो बरेली से स्मैक लेकर आते थे, देहरादून में छात्रों को स्मैक की सप्लाई करते थे। हालांकि इनको अब गिरफ्तार कर लिया गया है। पहाड़ों में आम जनजीवन भी पहाड़ जैसा ही है। यह तस्वीर एक बार फिर से देखने को मिली है जोशीमठ के द्रोणागिरी गांव में, जहां गांव में एक व्यक्ति की तबीयत खराब होने पर किस तरह ग्रामीणों ने स्ट्रेचर तैयार कर मरीज को गांव से 9 किलोमीटर दूर सड़क पर पहुंचाया। इसके बाद मरीज को हायर सेंटर ले जाया गया। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह ग्रामीण तंग रास्तों को पार कर बुजुर्ग को इलाज के लिए ले जा रहे हैं। अब बात एक ऐसी खबर की जिसकी वजह से बीजेपी की फजीहत हो रही है। किसी ने आरती लिखी और किसी ने इसका विमोचन किया और अब इसका जवाब देना पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी पर लिखी आरती के मामले में प्रदेश भाजपा संगठन ऐसी ही परिस्थितियों से दो चार हो रहा है। पार्टी को अब पूरे मामले में जवाब देते नहीं बन पा रहा। दरअसल मसूरी विधायक गणेश जोशी ने एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी की आरती का विमोचन किया और यह विमोचन हुआ राज्य मंत्री धन सिंह रावत के हाथों। मामला उछला। कांग्रेस ने इसे व्यक्ति पूजा करार देते हुए कहा है कि यह धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। मोदी चालीसा पढ़े लेकिन ये एक चाटुकारिता की एक लंबी कहते हैं ना छलांग है। तो मामला तूल पकड़ते देख अब भाजपा बैकफुट पर नजर आ गई है। विधायक गणेश जोशी का कहना है कि वे महिला को जानते तक नहीं, लेकिन वे मोदी के प्रशंसक हैं। आरती अच्छी लगी तो उन्होंने छपवाकर विमोचन करा दिया। आरती लिखी किसी डॉक्टर रेणुपंत नाम की महिला ने थी। वही विमोचन करने वाले राज्य मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि उन्हें बुलाया तो मोदी किचन के समापन पर था और लोगों को सम्मानित करने के लिए बुलाया था। उन्हें आरती की कोई जानकारी ही नहीं थी। उनका कहना है कि वे मामले को तूल नहीं देना चाहते। बारे में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का भी बयान आ गया है और हमारे महामंत्री जी का भी आ गया है, तो इस मामले में अब बहुत तूल देने की जरूरत अब नहीं है। और वहीं पार्टी ने भी गणेश जोशी के इस विमोचन कार्यक्रम से किनारा कर लिया है। गणेश जोशी ने निजी तौर पर क्या करना चाहते हैं वो उनका स्वविवेक है।
लेकिन इसमें पार्टी के किसी कार्यक्रम से कोई लेना देना है नहीं। तो मोदी आरती मामले में बीजेपी अध्यक्ष बंशीधर भगत सामने आए। विधायक गणेश जोशी से पूछा क्या है मामला, और विवादों से बचे बीजेपी नेता भगत सिंह ने साफ तौर पे कहा, विधायक का भी बचाव भी किया। मोदी ग्लोबल नेता है, प्रशंसकों को कैसे रोका जा सकता है, ये उन्होंने बात जरूर कही। कोरोना की वजह से शराब की बिक्री कम हुई है। इससे परेशान ज्यादातर कारोबारियों ने दुकानें सोमवार से बंद कर दी, और शराब कारोबारियों का कहना है कि सिर्फ 30 से 40% बिक्री पर पूरे महीने का चार्ज जमा नहीं कर सकते, और अगर यही हालात रहे तो सरकार चालान काटेगी और उन्हें दुकान छोड़नी होगी। वहीं बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान का कहना है कि सरकार को इस मामले में गंभीरता से सोचना चाहिए, क्योंकि कोरोना का असर सब पर पड़ रहा है। वहीं कांग्रेस ने भी हालात को देखते हुए शराब कारोबारियों को राहत देने की बात कही है। आपको बता दें कि आबकारी विभाग की 155 दुकानें पहले से ही बंद हैं, और अब ज्यादातर दुकानें बंद रहेंगी। ऐसे में चैन से सो रहा आबकारी विभाग कैसे 3600 करोड़ कमाएगा, और कैसे 250 करोड़ का कोविड टैक्स आएगा, ये बड़ा सवाल है। और हम लोगों को ये अधिभार कहां से जमा करेंगे? सरकार का प्रावधान है, यदि हम अधिभार पूर्ण जमा नहीं करेंगे तो सरकार 21 दिन के अंदर में या 7 दिन के साथ, जो अगला महीना आएगा उसके 7 तारीख के बाद में दुकान को निरस्त कर देती है। लेकिन मुर्गी का पेट फाड़ करके अंडे नहीं लिए जा सकते, इसलिए जो ये व्यवहारिक कठिनाइयां हैं, मैं ये मानता हूं कि निश्चित रूप से सरकार को इसके ऊपर विचार करना चाहिए। शराब की जहाँ तक बात है, शराब कारोबारियों की बात है, उनका नेक्सस सरकार के साथ जो था, उस नेक्सस में सरकार उनसे अपेक्षा बहुत ज़्यादा रख रही है, और पूरे राज्य का जो बोझ है वो अब खनन पे और शराब पे सरकार निर्भर हो गई है। देश भर की तरह उत्तराखंड में भी सादगी के साथ ईद का पर्व मनाया गया। देहरादून में पेरेंट्स एसोसिएशन से जुड़े लोगों ने ईद के मौके पर कोरोना वॉरियर को सुरक्षा किट के तौर पर सैनिटाइजर, मास्क और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए टेबलेट बांटे, और जिसमें चौक चौराहों पर पुलिसकर्मी, सफाई कर्मचारियों को किट दिए गए। वहीं ईद पर जरूरतमंद बच्चों को बुक बैंक के जरिए बुक्स भी बांटी गई। इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही, लेकिन अब न्यूज 18 के उत्तराखंड के दर्शकों के लिए एक अच्छी खबर भी है। अब न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड चैनल, अब आप उत्तराखंड की खबरें हर रोज शाम 4:27 पर भी देख सकेंगे। बुलेटिन में पहाड़ की बेबाक बात होगी, वहीं मैदान की हर आवाज को हम तीखे तेवर और तूफानी अंदाज में दिखाएंगे। उत्तराखंड लाइव बुलेटिन में आपके सरोकार की हर खबर होगी, तो आप हर रोज शाम 4:30 बजे देखना न भूलें न्यूज 18 का बुलेटिन उत्तराखंड लाइव। वहीं अब बाकी खबरों के लिए देखते रहें अपना उत्तराखंड रात 10:27 पर भी।